चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मतलब शायद इससे बेहतर तरीका नहीं था मार्केट के इस समय के सेटअप को समझाने का। बिल्कुल एक क्लासिक टग ऑफ वॉर, वो खींचतान, हाई वोल्टेज ग्लोबल ड्रामा कह लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स। भाई जियोपॉलिटिकल सरदर्द वापस टेबल पर लौट आया है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट वापस शुरू हो गया, सीज फायर कोलैप्स कर गया और डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू हो गई। लास्ट वीक, वो ग्रिड आएगा आपकी स्क्रीन पे, लास्ट वीक का वेडनेसडे आपको याद होगा, ऐसे ही जब मामला बिगड़ा था तो किस तरह का शार्प रिएक्शन आया था। 500 पॉइंट निफ्टी ने गवाए थे, इंडिया विक्स 26% उछलता हुआ नजर आया। यह दिखाता है बाजार इस तरह के डेवलपमेंट से वाकई किस तरह की नर्वसनेस शुरू हो जाती है हमारे यहां। तो इंपॉर्टेंट हो गया सेशन। इधर डोमेस्टिक फ्रंट पर टीसीएस ने रिजल्ट सीजन का आगाज करा था और सिर्फ डिलीवर करा था, पर उसके बावजूद बाजार ने किस तरह से रिवॉर्ड करा हमने देखा पूरा आईटी सेक्टर को लेकर। इस हफ्ते रिजल्ट सीजन और तूल पकड़ रहा होगा। निफ्टी की एक नहीं, दो नहीं, 9 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं और वो सुपर सैटरडे की तैयारी कर लीजिए। वो सबसे लास्ट में ग्रिड में 4 प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स शनिवार को अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहे हैं। हमारा रिजल्ट सीजन नहीं, इस हफ्ते यूएस का रिजल्ट सीजन भी पिकअप कर रहा होगा, कहने शुरू करेगा। पिछले हफ्ते तो पेप्सिको और एक आध नंबर्स ही आए थे। साथ में रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है। आज शाम 4 बजे हमारा और कल शाम को यूएस के सीपीआई नंबर्स आने हैं। दूसरी तरफ फेड चेयर केविन वॉर्श साहब की टेस्टिमनी यानी कि बयान लाइंड अप है यूएस के इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पर। दोनों हाउसेज में, एक कल है, दूसरा परसों है। अपर हाउस लोअर हाउस अपने लिए आसान शब्दों में समझ लीजिए, दोनों के सामने वो टेस्टिमनी आनी है उनकी। और हां, मॉनसून की प्रोग्रेस पे भी नजर रहेगी। यहां भी ठंडा पड़ गया मुंबई में, और एमपी इधर उधर तो शायद पहुंचा ही नहीं अभी तक, हालत दिक्कत में थोड़ी सी, उसकी प्रोग्रेस पे बिल्कुल नजर रहने वाली है। खैर लाइए एक बार फिर से पिछले वीक का हालचाल। वेडनेसडे के उस पेन से कुछ हद तक उभरने की कोशिश जरूर करी थी पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों ने, और लार्जली कोशिश हुई थी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। हमने गैप के साथ शुरुआत करी थी, 160-162 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत हुई। उस गेन्स को थ्रू आउट द सेशन एक्सटेंड करा और फाइनली दिन के हाईज के करीब भारतीय बाजारों ने सेशन की समाप्ति करी थी। 24,200 को हमने फ्राइडे को रिक्लेम करा था। खैर आज समीकरण सुनी लिए आपने हेडलाइंस में, मामला गड़बड़ाया हुआ है, वापस रिट्रेस करने की तैयारी। तकरीबन 200 पॉइंट 3/4% दबाव के साथ हम लोग अपने कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे एशियन पियर्स क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ होगा, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन पे एशियन पियर्स। आज अब फ्राइडे के यूएस दिखाने से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी 1/4 से आधा % मजबूत थे। हम डाइजेस्ट करके कहते फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स, तो उससे तो अच्छा सेशन था। पर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स स्क्रीन पर आएंगे, अब थोड़ा थोड़ा ठंडा वो भी होना शुरू हो रहा है। तो ग्लोब आज सुबह की कहानी खराब है, यूएस की हो, एशिया की हो, हमारे गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स हो। एक बार क्रूड दिखा दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल बैठ गया वापस। हमने छोड़ा था $76.1 पे ब्रेंट के भाव, 76 पकड़ लीजिए, 79 के ऊपर है, तकरीबन $3.25 का जंप होगा फ्राइडे से आज सुबह के बीच में। पर ठीक है, पिछली बार 81 तक गए थे वेडनेसडे को, वहां से कूल ऑफ हुए थे, अभी भी उस ब्रैकेट में ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है। भाई साहब हुआ क्या इस वीकेंड में, किसने चिंगारी लगा दी, आंख भड़की कैसे, और सारा मामला है क्या, और वहां से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कभी ना कभी हाँ वाला जो किस्सा है उसका नया एपिसोड आज शुरू हुआ है। ओवर द वीकेंड ही शुरू हो गया था जब यूएस ने ईरान पर हमले किए थे, ईरान ने फिर यूएस के सारे एसेट्स पर, खाड़ी देशों पर हमले किए हैं, और आज सुबह भी जो है यूएस की सेंट्रल कमांड ने ये कहा है कि उन्होंने एक फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स करी है ईरान पर, उनकी क्षमता को कम करने के लिए, कि वो जो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं, वो बात गलत है, बेबुनियाद है। और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि अंटिल फर्दर नोटिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। यूएस का सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरना चाहते हैं उनकी सेना जो है पूरी तरह से तैयार है, फ्री टू एंश्योर कि वो जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहाँ पर चलता रहे और वो जहाज़ों को वहाँ से बाहर एस्कॉर्ट कर सकते हैं। और
साथ ही साथ लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो जो JMIC जो मैरीटाइम जो डेटा मैप करती है उसके रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कल ना के बराबर ट्रैफिक देखने मिला था। कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना आया ना वहां से गुजरा और बंदी है मतलब हाँ कोई ट्रैफिक वहां पर नहीं आया और अगर खुला होगा भी तो किसी जहाज ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। हाँ और मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिस्क जो है वो अभी भी जो है चिंताजनक बनी हुई है, सीवियर बनी हुई है, ये JMIC की रिपोर्ट में कहा गया था। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि साइप्रस के एक जहाज पे ईरान ने हमला किया। ईरान जो IRGC है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले वार्निंग शॉट्स फायर किए क्योंकि वो IRGC के बताए हुए रास्ते से वो जहाज गुजर नहीं रहा था और जब उस जहाज ने उस कमांड को माना नहीं तब जाकर के उस पर हमला किया गया और उसे जो है डिसमेंटल कर दिया गया, ये IRGC का कहना था। और सेंट्रल कमांड ने ये कहा है कि उस जहाज में से एक क्रू मेंबर के लापता होने की खबर भी आई है। अब US ने ईरान पर कहाँ कहाँ हमले किए, अगर स्टेट मीडिया के रिपोर्ट की माने तो दक्षिणी तटवर्तीय इलाके जो है वहाँ पर हुए हैं। एनर्जी और पेट्रोकेमिकल हब्स जो है बुशहर और असलोये वहाँ पर हमले हुए हैं। बंदर अब्बास और बंदर दायर उस पर वहाँ हमले हुए हैं और दक्षिण में एक प्रांत है केरमान नाम का, वहाँ पर एक कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला किया गया है। और दूसरी तरफ अगर IRGC की बात करें तो वहाँ उन्होंने कहाँ कहाँ हमले किए हैं, ये स्टेट मीडिया की तरफ से अपडेट्स आई है। पहले तो उन्होंने जॉर्डन में प्रिंस हासन एयरबेस पर हमला किया है। एक US के कमांड और कंट्रोल सेंटर और मल्टीपल ड्रोन मैनेजर्स जो है वहाँ हमले हुए हैं जॉर्डन में। कतार में 3 लोगों के घायल होने की खबर आई है और अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है कतार में बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, ये फार्स न्यूज़ एजेंसी का रिपोर्ट था। US की पेट्रियट मिसाइल बैटरी, एम्यूनेशन डेपो और रेडार साइट्स को कुवैत में निशाना बनाया गया है और बहरीन में एक रेडार इंस्टॉलेशंस पर भी हमला हुआ है और ओमान के नेवल लॉजिस्टिक्स हब और एयरक्राफ्ट कैरियर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ईरान ने हमला किया है। ये IRGC की तरफ से ये रिपोर्ट जो है बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर, पहले तो उन्होंने आप पिछले हफ्ते हम बात कर भी रहे थे कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं ईरान की हिट लिस्ट पर टॉप पे हूं, तो उन्होंने उस दिन ट्रूथ सोशल पर लिख भी दिया कि अगर वो उनके मंसूबों में कामयाब हो गए तो 1000 मिसाइल लोड करके रखी हुई है हमने ईरान पर छोड़ने के लिए। ये उन्होंने ट्रूथ सोशल पर कहा। पीट हेगसेथ जो है उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने भी कहा कि ईरान ने एक बहुत गलत निर्णय लिया है और अब ईरान को उसकी कीमत चुकानी होगी। और लेकिन ईरान के जो संसद के स्पीकर है मोहम्मद गालिबाफ, उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि अब जो वो एक तरफा डील का जो समय था वो अब पूरा हो चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है। आप या तो अपने कहे हुए बातों को मानिए या तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ये ईरान के संसद के स्पीकर का बयान था। कुछ गल्फ ऑफिशियल्स ने MS नाउ को दिए हुए बयान में ईरान जो कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे उस पर आपत्ति जताई है, ये कहते हुए कि एक बहुत ही फैंसीफुल और डेंजरस जो है मंसूबा है ईरान का और खाड़ी देश जो है ईरान को कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की इजाज़त ना देंगे और ना ही वो करने देंगे। ब्रेंट अभी भी $80 के आसपास बना हुआ है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है, डॉलर में मजबूती है और 10 साल की यील्ड जो है अभी भी 4.6% के आसपास बनी हुई है। एक और चीज़ कल ये हुई कि लिंडजे ग्रैहम जो है साउथ कैरोलिना के सेनेटर है और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनकी कल निधन होने की खबर आई फॉलोइंग अ ब्रीफ एंड सडन इलनेस। लेकिन परसों ही शनिवार को ही वो यूक्रेन में थे, एक ड्रोन फैसिलिटी को इंस्पेक्ट कर रहे थे और उसी ड्रोन फैसिलिटी को बाद में रूस ने निशाना बनाकर पूरी तरह से जो है धराशायी कर दिया है और रविवार को उनके निधन की खबर आई थी। और ये कह भी रहे थे कि वो यूक्रेन से लौट आए थे लेकिन फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। ये ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट था। 2002 से वो सेनेट का हिस्सा थे। एक बहुत बड़ा हफ्ता US के बाज़ारों के लिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे फेड के अफसर बयान देने वाले हैं। फेड चेयर केविन वॉर्श की टेस्टिमनी है और लगभग सभी बैंकों के नतीजे कल आने हैं। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप जैसे हमारे शनिवार को आने वाले वैसे उनके कल आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा हफ्ता US के बाज़ारों के लिए भी है। पश्चिम एशिया में सिचुएशन थोड़ी सी जो है मुश्किल वाली है। तेल की कीमतें अगर बढ़ती रही तो बाजार के लिए नेगेटिव होगा। मामला गड़बड़ा गया है। खैर कल आना तो ठीक है, शनिवार को आना थोड़ा सा खैर ठीक है, जो है वो है। रिजल्ट सीजन पिकअप हो रहा होगा, वहां पे भी पिकअप होना शुरू हो जाएगा, वहां कल से ही हो जाएगा। मामला गड़बड़ाया हुआ है। हमें एक नजर रखनी है पिछले 4 हफ्तों के वीकली कैंडल्स देखोगे तो निफ्टी के लोज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल।
ये चारों हफ्ते लास्ट 4 वीक्स के निफ्टी के वीकली लोज आपकी स्क्रीन पर है। मोटा मोटी 23,800 डिफेंड करना बहुत जरूरी है अगर ये ट्रेंड इंटैक्ट रखना है तो। खैर, आज अप्रोच कैसे करा जाए? हम 200 पे बंद हुए थे, 24,200 पे, तकरीबन 200 पॉइंट कूल ऑफ होने की तैयारी इस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। तो जिस पैच को हिट कर रहे होंगे उसके बाद रणनीति होनी क्या चाहिए, वीरू से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक चीज तो आपने खुद ही डिफाइन कर दी ना, वो वीकली कैंडल्स का लो। वो जो 23,800 है, अगर आप वीकली कैंडल्स के लो को देखें, वो हमारा एक स्ट्रक्चरल बेस है ना। बड़े बड़े इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स के बावजूद 23,800 बाइंग विटनेस कर रहा है, थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। खैर, अभी हम उससे करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर हैं, तो मैटर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए आशीष, क्रूड ऊपर, जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पे, बट गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 170 अंक नीचे। बट एक चीज जो है, जो इस सेटअप को और पेचीदा बना रही है, कि आपका लिक्विडिटी फ्लो बहुत शानदार है। शुक्रवार को क्या हुआ? आई मीन टीसीएस के नंबर्स के बाद आपने क्या पार किया? आपने ओपनिंग कहां दी? 24,130 के ऊपर। दैट वाज 100 डे, जैसे कि हमने बात भी की थी कि देन अ स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज। 24,230, 250 पॉसिबल है, वैसा ही हुआ। कैसे हुआ? निफ्टी बैंक को देखिए आप, शानदार। इंडियन बैंक्स के नंबर के बाद पीएसयू बैंक्स मिसिंग पार्ट था, वो भी आ गया और इसने अपना किरदार अच्छी तरीके से निभाया। 58,050 का आपको क्लोज मिला। निफ्टी आईटी ने 50 डे को स्ट्राइक किया पोस्ट टीसीएस नंबर्स, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुआ, बट स्टिल इसने 50 डे को स्ट्राइक किया। तो ब्रेथ अच्छी थी, सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, जो मैं 8:30 में बताऊंगा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेथ अच्छी थी। लिक्विडिटी फ्लो के अगेंस्ट ट्रेड करना हमेशा मुश्किल होता है। अब मुझे कोई कहे कि आज शॉर्ट करना है, मेरे सेटअप के अगेंस्ट मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। हालांकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद में शॉर्ट करने का मन भी नहीं है, बट सेटअप डिफरेंट है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है। आइए उस लिक्विडिटी के फैक्टर पर फोकस करते हैं पहले। क्यों मैं कह रहा हूं कि मनी फ्लो इस गिफ्ट निफ्टी के प्रवाह के अगेंस्ट है। एफआईएस की करीब 26,004 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 2020 करोड़ रुपए का बाय। और एक और चीज देखिएगा, एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 1910 करोड़ रुपए का, जिसमें करीब 2972 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर किए 8568 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और बात, पुट शॉर्ट 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट थे। यानी पुट शॉर्ट मतलब बेस, पुट शॉर्ट मतलब आपके पास एक पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक लेवल ऐसा छूट गया है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और स्टॉक फ्यूचर्स लोडेड विद लॉन्ग, 3303 करोड़ रुपए की बाइंग, 25,726 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो लिक्विडिटी पैटर्न, इसका मोमेंटम कुछ और है। लेके आइए अब जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट। और नेट शॉर्ट रिड्यूस हुए, है ना, तो लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए, ये भी अच्छी बात है। बट स्टिल आई मीन शॉर्ट जो है वो सब्सटेंशियली हाई है, 2.56 लेवल, 56 लैक्स। एक बार देखिए यहाँ पर इवन 24,400 का कॉल आइटर बैकफुट पे था आशीष, शुक्रवार की एक इंप्रेसिव क्लोज को देख के। हालांकि 24,200 पे अलाइनमेंट है, 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन खिसक गया था 24,500 पे। तो आप एक सर्कमस्टेंसेस और सेटअप के अगेंस्ट आपको आज एक ओपनिंग मिल रही है 24,000 की पुट में आशीष, जो कि मैंने कहा कि एफआईएस के करीब 1,68,000 पुट शॉर्ट थी। 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये आपका बेस था। तो मैं वही कहूंगा, इस गैप डाउन को हैंडल विद केयर, चीजों को देखिए, बेस लेके आइए स्क्रीन पर। और ये जरा पिरामिड्स दिखाएंगे, एक बार जरा पिरामिड्स भी दिखाते हैं एक बार। पिरामिड्स में 24,000 के आसपास जिस प्रकार का पुट कंसंट्रेशन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और सारा कॉल कंसंट्रेशन खिसक गया है 24,500 की कॉल पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पोस्ट गैप डाउन चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, बट मैं डिसाइसिवली अगर शॉर्ट करना भी है आपको, तो आपको ब्रीच होने का इंतजार करना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली टुडे, धीरे धीरे स्थिति के बाद। जब तक आप 24,016-66 के ऊपर हैं, मेरे ख्याल से निफ्टी बाय ऑन डिप्स को हॉनर कर सकता है, वो उसको सम्मान देगा। ब्रीच इस जोन का तभी आएगा जब डिसाइसिवली आप 23,988 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, वो भी शॉर्ट आज नहीं, वो शायद कल मिले, लोअर ट्रैजेक्टरीज में कह रहा हूं मैं आपको। और इन दैट केस अगेन बेस 2 खुल जाएगा। और अभी भी ये बेस उस बेस से काफी दूर है जो आप बोल रहे हैं 23,800, जो आपका वीकली बेस है। ये सारे एवरेजेस अलाइंड हैं इस जोन में, 24,016, उसके बाद 23,939, ये सब एवरेजेस हैं ना। तो ऐसे ट्रीट करना है, बट हैंडल विद केयर बेस वन। बेस वन अगर आप देखें तो होल्ड कर रहा है, देन अगेन ए रिवर्सल इज पॉसिबल। बट हाई ट्रैजेक्टरीज पर अगर आप फेल कर रहे हैं तब सेल कीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली इन दिस जोन। RS1 रख दीजिए स्क्रीन पे। RS1 क्या है? ये वो जोन है जहां पे कॉल राइटर्स का फर्स्ट इंप्रेशन मिल रहा है। बेटर है आप यहां देखिएगा। निफ्टी बैंक, हाँ
क्रूड से इसका तालमेल, इसकी सेंसिटिविटी, इसका कोरिलेशन स्ट्रांग होता है। ये होगा आपको दिशा देने का एक बड़ा सूचक। 58,045 पे ये क्लोज हुआ। 58,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सारा कॉल पुट कंसंट्रेशन 58,000 के इर्द गिर्द है। ऑप्शन राइटर्स मानते हैं कि ये इससे बहुत डेविएट नहीं करेगा, बट ये करता है, अमूमन करता है, जैसे लास्ट टाइम भी किया था जब 56,500 तक का डिप आया था, उस जब ट्रम्प साहब की टिप्पणी आई थी। बेस लेके आइएगा। इन एनी केस अगर बाजार को कोलैप्स होना है तो उसको लीड निफ्टी बैंक ही कर सकता है इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन क्रूड इज हिटिंग ऑलमोस्ट 78 पैच, और वो लेवल है 57,723,520। ये क्या है? 10-20 डिमाका जोन। अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली स्कोप रखता है टुवर्ड्स 57,010 एंड 57,225, और उसके बाद 56,500। सो हैंडल विद केयर आशीष। और ये सेटअप जो हमें मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में, ये कंप्लीटली अगेंस्ट है जिस प्रकार का हमारा मनी फ्लो और लिक्विडिटी फ्लो है आशीष। सब उल्टा पड़ गया है, सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। ऐसे में कौन से स्टॉक, हमने निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ ली, स्टॉक्स कौन से अप्रोच करने हैं, कहां कंफर्ट है, कहां कमाई के मौके हैं। लखनऊ चल रहे हैं, manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। मानस जी, ये तो सुबह सुबह एकदम टाइट रेडी रहते हो आप। हम लोग की तो मजबूरी है, ये सैटरडे संडे भी उठ के ऐसी तैयार हो जाते हो क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही। तैयार तो नहीं होते, लेकिन हाँ उठ जरूर जाते 6 बजे तो डेफिनेटली। वो तो आंख खुल जाती है, वो तो मजबूरन आदत पड़ गई, वो तो कुछ भी हो, फंस गया मामला। मानस जी, आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे हैं, क्योंकि फ्राइडे का जो स्ट्रक्चर था वो काफी पॉजिटिव था। तो एपीएल अपोलो पे खरीदारी करेंगे, जहां पर स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है और अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आशीष जी यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1814 1814 के स्टॉप लॉस से, और 1875 1875 तक के टारगेट पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो मैंने लास्ट टाइम भी फ्राइडे को भी रिकमेंड किया था, बंधन बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो बंधन बैंक ने करीब 50 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाया और 10-20 डे मूविंग एवरेज को लास्ट सेशन में रिगेन कर लिया। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो बंधन बैंक में भी 205 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 218 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल। दो बढ़िया बाय कॉल्स हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट दबाव के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं, तो समीकरण हो कैसे रहे उस खुलने के समय, वो जरा नजर रख लीजिएगा। अदरवाइज टेक्निकली साउंड ये 2 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स हैं। ओपनिंग के बाद देखिएगा समीकरण बैठ कैसे रहे। बंधन और एपीएल अपोलो ट्यूब्स दोनों बाय साइड के रिकमेंडेशंस आते हुए। मानस जी होंगे 8 बजे के पैनल पे, तो और बढ़िया बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। मानस सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एलटीएम के Q1 के जो नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे नंबर्स हमें ठीक देखने को मिले हैं। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 0.1% का इजाफा यहाँ पे आया है। इंडियन रेवेन्यू में करीबन 3% की तेजी है। इबिट अगर देखा जाए तो 15.5% पे इबिट मार्जिन जो है वो रिपोर्ट किया गया है, यानी कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी उछाल है। जो उनकी जो ग्रोथ है वो बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी सेगमेंट 3.2% का क्वार्टर जंप, और साथ में फाइनेंशियल सर्विस 3.1% का क्वार्टर जंप हमें देखने को मिला है। एल&टी फाइनेंस के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें सॉलिड देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 29% का उछाल है। रेवेन्यू अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो उनकी रिटेल लोन बुक ग्रोथ है वो भी 28% की रही है। डिसबर्समेंट जो है वो 36% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं डीमार्ट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें सॉफ्ट देखने को मिले हैं, लेकिन स्ट्रीट ने यही अनुमान लगाया था। नेट प्रॉफिट में 11% की तेजी है। रेवेन्यू यहाँ पे 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंसर्न ये है कि जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो 5.5% की है। अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें कम होती हुई दिखाई दी है। और कई सारे लार्ज मेट्रो में कंपनी ने अपने जो ओल्ड स्टोर है उनको भी बंद कर दिया है, बिकॉज वहाँ की जो ग्रोथ थी वो फ्लैट थी। इसके साथ ही साथ एसबीआई आपके फोकस में, बिकॉज एसबीआई फंड मैनेजमेंट का जो आईपीओ है उसका साइज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 9,813 करोड़ का होगा। आईपीओ में करीबन 17 करोड़ शेयर्स जो है वो अब बेचे जाएंगे। प्री आईपीओ में 1.6% का हिस्सा 30 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 1,655 करोड़ में बेचा जाएगा। साथ ही अडानी ग्रीन Q1 के अपडेट जो है वो आए हैं। ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है 27% बढ़ गई है। वहीं अगर सेल्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो 30% का इजाफा यहाँ पे भी देखने को मिला है। इसके अलावा जितने भी क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं, टायर स्टॉक, एविएशन स्टॉक, वो आपके फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल सच है।
खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट्स अहम है। कच्चा तेल रिलेटेड सारी स्टोरीज, वेस्ट एशिया एक्सपोजर वाले स्टॉक्स वापस रडार पे आ जाएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जिसने मूड खराब कर दिया है कमोडिटी, और कमोडिटी में कच्चा तेल, तो कमोडिटी में कहां से कमाई होगी वो बताएंगे आपको अहमदाबाद से कुंवरजी ग्रुप के डॉक्टर रवि देओरा साहब। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, बस आ रहा हूं कुछ सेकंड में आपके पास। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गए, करने भी थे 4.53 के छोड़े हुए 4.6 के करीब। डॉलर इंडेक्स वापस 101 के ऊपर, तो मामला तो उभरते बाजार के लिए गड़बड़ा रहा है। कच्चा तेल उसके बाद तीसरा पॉइंट है, $3 $3.25 का उछाल हमें सुबह सुबह डाइजेस्ट करना है। प्लेट फ्लिप होगी जब ये सब डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रहे हैं, तो सोना चांदी कूल ऑफ हो रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे। तो वेरिएबल्स काफी मूव कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स ही ऐसे हैं। ऐसे में अब कमाई कैसे होगी ये डॉक्टर देओरा बताएंगे। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज की कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से बॉन्ड एंड डॉलर की मोमेंटम है, आई थिंक फंडामेंटल ये बुलियन के लिए थोड़ा वीक है। साथ में ये वीक में कल सीपीआई इन्फ्लेशन, साथ में फेड चेयर की 2 बार टेस्ट मनी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो इवेंटफुल हफ्ता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस बुलियन में रह सकता है। सिल्वर थोड़ा वीक है, टेक्निकल क्लोज, एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो बिग वाली एक्सटेंड हो सकती है। 2,22,600-700 के करीब क्लोज हुआ था, सेल करे। 2,20,200 का टारगेट होगा। 2,23,670 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बिग वाली कर सकते हैं। अगर ये 2,20,000 के नीचे गया, 2,18,800 तक के टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम पे होगा। मेटल्स में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ था, तब एल्यूमिनियम में सप्लाई को लेकर काफी चिंताएं बढ़ी थी। 20% ट्रांजिट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर डिप पे खुलता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए होगी। 336 पे बाय करें। 341 का टारगेट होगा, 334.20 का स्टॉप लॉस लगाए। ये 2 रिकमेंडेशन आज के लिए रहेगी। नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। एल्यूमिनियम बिल्कुल ठीक है। वेडनेसडे को भी आपने देखा होगा एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म कर रहे थे बहुत कमजोर बाजार में, क्योंकि वापस कंसर्न सप्लाईज को लेकर उभरते हुए एल्यूमिनियम में तेजी का मन बनाई है, और चांदी में बिकवाली का कॉल है। वो डॉलर इंडेक्स इंच अप हो रहा है, उन सबको देखते हुए यहां पे दबाव शायद गहराता हुआ नजर आया। रवि सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं भाई। हफ्ते का शुरुआती कारोबारी सत्र है, मंडे है। नतीजों में कई सारे नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट, एलटीएम, एलटीएफ। आज लेकिन नंबर्स के लिहाज से एक ही इंपॉर्टेंट इन द सेंस निफ्टी 50 या वायदा दोनों में एक ही है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। बाकी कैश के नंबर्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, बजाज कंज्यूमर केयर और प्लास्टिबेंट्स। दोपहर 3:30 बजे ओपेक की बैठक शेड्यूल्ड है। हालांकि लास्ट बैठक में फैसला तो ले ही लिया है, देखते हैं कुछ निकला इस बैठक में नहीं। उसके बाद शाम 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट, पिछले महीने का जून मंथ का रिटेल महंगाई का आंकड़ा भारत का आएगा। 2 एक्स डिविडेंड से दोनों आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। और आज जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से वो वेस्ट एशिया अपनी जगह, उसकी तो चर्चा हो गई, यूक्रेन वाली चर्चा हो गई हॉर्मास के साथ। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन आज एडिशनल सैंक्शंस अप्रूव करने जा रहा है रशिया के अगेंस्ट में। जिस तरह के यूक्रेन के अगेंस्ट में लार्ज स्केल अटैक्स रशिया ने करे, उसके मद्देनजर ईयू और सैंक्शंस लगाना चाहता है। तो आज सैंक्शंस के अपडेट्स आएंगे। फेड के कुछ स्पीकर शेड्यूल्ड हैं, मिचेल बोमन, क्रिस्टोफर वॉलर। शाम को कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा, बट ऑब्वियसली कल सुबह हम लोग चर्चा कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में 2 हियरिंग्स हैं। एक हियरिंग्स बहुत सारी, 2 नोटवर्दी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं एलिज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हुई थी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में, उस पे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, वो सुनवाई आज है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग पिटीशन है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस जो हवाई किराए में होते हैं, खासतौर पे छुट्टी उट्टी में,
उस पर रोक लगाई जाए, उसके लिए गाइडलाइंस लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई आज करने जा रहा है, इसीलिए यह मेंशन करना इंपॉर्टेंट था। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज बिगड़ते समीकरण है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वापस वे कर रहे हैं और हम 200 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ आज इस मंडे की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक टफ सेशन सामने खड़ा हुआ है, लेकिन कोई ना, साथ में नेविगेट करेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर आज के टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।